अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो क्लास में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे। ठीक है कि साउंड्स की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से साउंड की पहचान की जा सकती है। तो वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हमारे पास एक वो है लाउडनेस है, और जो सेकंड है वो पिच है, थर्ड हमारे पास क्वालिटी और टिम्बर है। ठीक है, ये तीन लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, या क्वालिटी को हम टिम्बर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वन बाय वन हम उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लाउडनेस क्या चीज़ है? ठीक है, इन्हें आवाज़ की जो लाउडनेस है वो आवाज़ की ऊंचाई जिसको हम कहते हैं, आपको कितनी ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लाउडनेस कहते हैं। ठीक है, और इसका ताल्लुक किस चीज़ के साथ होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स के साथ ताल्लुक होता है। अगर इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स ज़्यादा है तो आपको आवाज़ ज़्यादा ऊंची सुनाई देती है, और आपके अगर वो इसकी इंटेंसिटी कम है तो आपको आवाज़ कम सुनाई देती है। अच्छा, अब जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है जिसकी जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करता है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डिफाइंड एज the energy carried by the sound waves through a unit area placed perpendicular to the direction of the propagation of waves per second। ठीक है, यानी साउंड की जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी है जो पर यूनिट एरिया साउंड वेव्स कैरी कर रही होती है। ठीक है, यूनिट एरिया के ऊपर साउंड वेव्स जब टकरा रही होती है, ठीक है, पर सेकंड कितनी वेव्स टकराती है किसी ख़ास एरिया के ऊपर, ही उसकी इंटेंसिटी है। मिसाल के तौर पे आप जो है, आपके पास कोई सर्टन एरिया है और उस एरिया, लेट से आपके पास एक सर्टन एरिया, सपोज करिए आपके पास एरिया है, इसके ऊपर आके वेव्स टकराती है, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स टकराती है, ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। ठीक है, तो लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास किन चीज़ों पर के ऊपर डिपेंड कर लेता है? उसका ताल्लुक एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ है, यानी जो बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है उसका एरिया कितना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक छोटा सा घर में छोटा सा लाउड स्पीकर है तो उसकी आवाज़, उसकी लाउडनेस कम होती है, और अगर आपने कोई बहुत बड़ा लाउड स्पीकर लेकर आए हैं तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है। तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि छोटे लाउड स्पीकर से आवाज़ कम निकलती है, स्लो आवाज़ निकलती है। इसका मतलब है कि उसकी ऊंचाई या लाउडनेस कम होती है। कोई बड़ा लाउड स्पीकर आप लेकर आते हैं तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है, आपको हैवी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर लेता है। इस तरह से आप जो ड्रम अगर आप ढोल अगर आप लेते हैं, तो अगर ढोल छोटा सा है तो उसकी आवाज़ बारीक होती है, लाउडनेस कम होती है, और अगर वो जो ढोल है वो बहुत बड़ा है तो उसकी आवाज़ भी उसी तरह से बड़ी होती है। इस तरह से कोई ड्रम है, छोटा सा ड्रम है तो उसकी आवाज़ छोटी होती है। कोई बहुत बहुत बड़ा ड्रम है, अगर आप उसको हिट करेंगे किसी चीज़ से तो उसकी आवाज़ ऊंची होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो ये तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर लेता है कि जो बॉडी वाइब्रेट हो रही होती है उसका एरिया कितना है। एरिया ज़्यादा होगा लाउडनेस ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा लाउडनेस कम होगी। ठीक है, नंबर एक चीज़। सेकंड, एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मिसाल के तौर आपके पास एक ड्रम है या ढोल है, आप स्लोली मारते हैं, स्लोली किसी चीज़ से हिट करते हैं तो उसकी जो लाउडनेस होती है वो स्लो होगी, कम होगी। ठीक है, आप आराम से मारते हैं तो आवाज़ कम निकलती है, लेकिन अगर आप ज़ोर से मारेंगे तो आवाज़ ज़्यादा निकलती है। कम मारने से उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो कम होती है। आपने स्लो मारा, स्लो हिट किया, तो उससे जो वाइब्रेटिंग, जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा होगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। ठीक है, नीचे ध्यान में रख लीजिए कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये कोई बॉडी है तो ये उसकी वाइब्रेशन ये वाइब्रेशन होती है इसकी यू। ठीक है, आप हिट करते ही इस तरह की वाइब्रेशन होती है, ये वाली इस तरह। ठीक है, तो अब मेन पोजीशन ये है, इससे मैक्सिमम कितना दूर जाता है इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो अगर आप ज़ोर से मारेंगे तो ये ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा होगा, इस तरीके से ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा है। तो ठीक है, अगर आप स्लोली मारेंगे तो ये कम वाइब्रेट हो रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा लाउडनेस। देखिए, अगर यू वाइब्रेट हो रहा है तो एम्पलीट्यूड कम है, अगर यू वाइब्रेट हो रहा है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। ठीक है, तो उस सूरत में फिर लाउडनेस ज़्यादा होगी। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर लेता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है
तो लाउडनेस ज़्यादा है, एरिया कम है, लाउडनेस कम है। नंबर 1। नंबर 2, एम्पलीट्यूड अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का ज़्यादा है तो लाउडनेस ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस कम है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर लाउडनेस डिपेंड कर लेती है। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है वो पिच है, ठीक है। पिच क्या चीज़ है, ठीक है। पिच का मतलब ये होता है कि वो क्वालिटी ऑफ साउंड या वो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जिसकी मदद से आप किसी श्रिल या फ्लैट साउंड के अंदर तमीज़ करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके अंदर फ़र्क कर सकते हैं। अगर कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो आप उसकी आवाज़ बग़ैर देखे समझ सकते हैं। कोई बच्चा रो रहा होता है, ठीक है ना, इस तरह से बहुत बच्चे जो है आपस में कोई खेल रहे होते हैं, ठीक है, कोई आदमी बात कर रहा होता है, कोई औरत बात कर रही होती है, इन सब की आवाज़ डिफरेंट होती है। ट्रेन की आवाज़ अलग है, बच्चे की रोने की आवाज़ अलग है। अगर बच्चे आपस में चैटरिंग कर रहे होते हैं तो उसकी आवाज़ अलग है। कोई बंदा बात कर रहा होता है, कोई औरत बात कर रही होती है, सबकी साउंड जो है सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक, वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से आप किसी श्रिल या फ्लैट यानी किसी बारीक, पतली या मोटी आवाज़ के अंदर तमीज़ कर सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। अच्छा, पिच को समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको, एक तो मैं ये भी समझा देता हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और समझा देता हूँ। ये एक डिस्क है आपके पास, ठीक है। इस डिस्क के अंदर एक ही स्पेस, मिसाल के तौर पे 2 होल्स करने हैं आपने, किनारों के अंदर होल्स करने हैं और होल्स एक ही फासले से करने हैं। अगर ये 1 सेंटीमीटर फासला है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 यानी 2 होल्स के दरमियान एक जैसे फासला रखना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि एक एयर नोज, एक यानी कंप्रेस्ड एयर लेनी है, उससे ट्यूब के ज़रिए कनेक्ट करके एक नोज़ल से उससे हवा निकालनी है ज़ोर से, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको किसी एक्सेल के साथ या पुली के साथ सेट कर दिया ताकि इसका, और ये हैंडल से आप उसको घुमाते, ये रबर आपने उसके अंदर एक बेल्ट लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक व्हील के अंदर फिक्स कर दिया, एक्सेल के अंदर फिक्स कर दिया, इस ड्रम को, डिस्क को एक्सेल के अंदर फिक्स कर दिया, उसको किसी ऐसे पुली के साथ आपने रबर बेल्ट के साथ कनेक्ट किया। जब आप इस पुली को यूँ घुमाते हैं तो इसके साथ ये ड्रम जो है ये घूमने लगता है, ठीक है। और जब भी ये घूमेगा तो ये जो नोज़ल से प्रेशर से हवा निकलती है तो ये हवा उस होल में से निकलती है, और जब ये हवा होल में से निकलेगी तो एक आवाज़ आएगी। तो जैसे आप इसको घुमाएंगे तो ये होल एक एक आता जाएगा और इसमें से ये हवा निकलती जाएगी और आपको एक ख़ास किस्म की आवाज़ आएगी। हवा की इस होल में से निकलने की ख़ास किस्म की आवाज़ होती है। और जब आप आराम से इसको घुमा रहे होते हैं तो आपको एक एक आवाज़ करके आ रही होती है। जैसे ये होल पहुंच जाता है उसमें से हवा निकलती है और एक आवाज़ आती है, ठीक है। क्योंकि नोज़ल आपने मुसलसल इसको ऑन किया हुआ है, हवा उस नोज़ल में से निकल रही है, कंप्रेस्ड एयर, और जैसे होल आता है, सुराख आता है, तो उसमें से हवा निकलती है और एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है। जब आप इसको आराम से घुमाते हैं तो आपको एक एक करके आवाज़ आपको सुनाई देती है, थोड़ी सी मतलब भारी सी होती है। लेकिन जब आपको स्पीड से घुमाने लगते हैं तो फिर ये आवाज़ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बारीक होती जाएगी, बारीक होती जाएगी। जितना ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे उतने ही हवा की निकलने की, जो होल में से हवा की निकलने की आवाज़ है वो बारीक होती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। पहले आपने क्या किया, लेट्स से कि 1 सेकंड में आप आराम से जब घुमा रहे होते हैं तो 1 सेकंड में सपोज़ करें कि 3 होल में से हवा निकलती है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, मोटी मोटी आवाज़ आपको सुनाई देती है। ये हवा जब निकलती है होल में से तो मोटी सी आवाज़ आपको सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं तो सपोज़ करें कि पहले 1 सेकंड में 3 होल से हवा निकलती थी, अब 1 सेकंड में 15 होल से हवा निकलती है सपोज़ करें, या 20 या 40 50 होल में से हवा निकलती है। वो डिपेंड करता है कि जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे तो उसमें से जल्दी जल्दी हर एक होल में से हवा निकलती जाएगी, और इस तरह से इस हवा की निकलने की जो आवाज़ है वो बारीक होती जाएगी, बारीक होती जाएगी, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। यानी नंबर ऑफ होल जो पास हो रहे हैं वो आप 1 सेकंड में नंबर ऑफ होल्स बढ़ा रहे होते हैं, इस तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और ये जो होल में से निकलने की, जो हवा के निकलने की जो आवाज़ है वो बारीक होती जा रही है।
आप एक और एग्जांपल आप घर के अंदर ले सकते हैं। अगर कोई पुराना पंखा आपके घर के अंदर लगा हुआ है, तो जैसे आप उसको पंखे को चला लेते हैं तो एक मोटी सी आवाज़ आती है। सपोज कर एक पंखा है पुराना सा और उसमें से जब वो चल रहा होता है तो उसमें से कोई आवाज़ निकल रही होती है। तो जब आप उसको इनिशियली आप चला लेते हैं, कभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, तो मोटी सी आवाज़ आती है, ठीक है। इनिशियली जब जैसे आपने स्विच ऑन किया, चूँकि पंखा स्लो होता है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो मोटी मोटी सी आवाज़ आती है। लेकिन जैसे पंखा तेज़ हो रहा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है, एक सेकंड में उसकी जो सर्कुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में जो सर्कुलेशन है, रिवोल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है और पंखा स्पीड पकड़ता जा रहा है, तो आवाज़ बारीक होती जाएगी, बारीक होती जाएगी, फिर बिल्कुल बारीक हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली बहुत मोटी मोटी सी आवाज़ आएगी और फिर जैसे जैसे आप पंखा तेज़ होता जाए तो उसकी आवाज़ बारीक होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आवाज़ बारीक हो रही है। अब इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी बड़े आदमी की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है और किसी छोटे बच्चे की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इसलिए छोटे बच्चे की आवाज़ पतली और बारीक होती है, ये जो बड़े आदमी की आवाज़ मोटी होती है। इस तरह से औरत और मर्द की आवाज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। अब मर्द की आवाज़ भारी होती है, करीब में मोटी सुनाई देती है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके आपको नहीं सुनाई देती। औरत क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है। इस तरह से औरत की जो आवाज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो आप करीब में जब बैठे होते हैं तो भी आपको बारीक सुनाई देती हैं और दूर जाके आवाज़ उसकी बहुत दूर तक पहुँचती है, इसलिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इसकी आवाज़ बारीक होती है। तो अब इतनी सी बात है इसमें कि पिच क्या चीज़ है, आवाज़ की, साउंड की वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी मदद से हम शरेल और फ्लैट साउंड के अंदर फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है, तमीज़ कर सकते हैं। जो पिच है उसका ताल्लुक़ फ्रीक्वेंसी के साथ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो पिच बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो पिच कम हो रहा है। औरत की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच भी ज़्यादा है। मर्द की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच भी कम है। बच्चों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, उसकी पिच ज़्यादा है। तो ये तो इतनी सी बात होगी इसमें। अब सेकंड जो हमारे पास टॉपिक है वो इको का है, ठीक है। ये इको आपके पास है, गूंज जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। इको या गूंज कहते हैं उसको। देखिए इको क्या चीज़ है। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा किसी हॉल में जब बिल्कुल कोई भी नहीं है वहाँ पे और आप अकेले हैं, आप एक आवाज़ निकालते हैं और वो आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देती है, इसको हम गूंज कहते हैं। आप कोई तालियां बजाते हैं और उस तालियां बजने की आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देती है, ठीक है, इसको हम गूंज कहते हैं। गूंज इको कब होता है? असल में जब आप आवाज़ निकालते हैं तो वो साउंड ट्रेवल करती है, सामने दीवार जो कुछ ख़ास फासले पे, हॉल की जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं या दीवारें हैं या जो छत है, ठीक है, तो इन सरफेसेस के साथ वो आवाज़ टकराती है और टकराने के बाद वापस पलटती है। जब तक वो आप तक पहुंचती है आपकी पहली आवाज़ ख़त्म हो चुकी होती है, तो आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आप तालियां बजाते हैं तो चूँकि ताली एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ताली बजाते हैं, तो आवाज़ अपने ताली की, चूँकि वो आवाज़ जब उस सरफेस के साथ टकरा के वापस आती है तो आपकी ताली की आवाज़ ख़त्म हो चुकी होती है, तो आपको अपनी ताली की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। या अगर आप वैसे भी कोई आवाज़ निकालेंगे, उसके लिए ज़रूरी है वो आवाज़ आपको सुनाई देगी बहुत क्लियर, कि आवाज़ अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप निकालते हैं, ताली बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आप किसी चीज़ को हिट करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए, वैसे ही आप एक साउंड निकालते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आप मुसलसल बात कर रहे होते हैं तो आपको आवाज़ इसलिए फिर अपनी आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई देती, क्योंकि वो आवाज़ आ रही है और आप भी बात कर रहे होते हैं और वो आवाज़ उसके साथ मिल रही होती है, ठीक है, तो आपको दोबारा सही से नहीं सुनाई देती। तो आपको अपनी आवाज़ सुनने के लिए ताली, कोई ऐसी आवाज़ करें, किसी चीज़ को हिट कर दें, ताली बजाएं इस तरह से, ताकि जल्दी आपकी आवाज़ ख़त्म हो और आपको दोबारा अपनी आवाज़ सुनाई दे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जहन में रख लीजिएगा कि टाइम कितना होना चाहिए। अगर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में वो आवाज़ वापस आती है, 1/10 ऑफ द सेकंड में, तो वो आवाज़ फिर आपको सुनाई देती है। यानी 1/10 सेकंड में या 1/10 से ज़्यादा टाइम, यानी 1 सेकंड को 10 हिस्से कर दे, अगर 10 हिस्सों में से अगर एक हिस्से में, यानी एक हिस्से के बराबर अगर टाइम लगता है आवाज़ को दोबारा आप तक पहुंचने में, तो फिर आपको वो आवाज़ सुनाई देती है। या उससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन 1 सेकंड के 10वें हिस्से से अगर पहले आवाज़ पहुंचती है
तो फिर आपकी आवाज़ के साथ मिलती है और फिर आपको वो आवाज़ नहीं सुनाई देती, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम पीरियड कितना हो, अपनी आवाज़ को सुनने के लिए सेकंड का 10वां हिस्सा के बराबर का टाइम हो, तो तब जाके आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है, अगर आपकी शॉर्ट टाइम के लिए आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, जहन में रख लीजिए साउंड की जो स्पीड है, अब हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए अपनी आवाज़ को सुनने के लिए। टाइम आपके पास गिवन है 1/10 ऑफ अ सेकेंड है, और स्पीड ऑफ साउंड भी हमारे पास गिवन है, वो v 340 मीटर पर सेकंड है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम देखें ये आवाज़ जो जाती है, मिसाल के तौर पे लेट्स है कि यहाँ पे वो सरफेस है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप आवाज़ जब निकालते हैं तो ये आवाज़ आपकी यू ट्रेवल करती है, इधर तक आती है, ठीक है, इस दीवार के साथ टकराती है, ये एक डिस्टेंस डी कवर कर लेता है, और फिर इधर से वापस आती है, ये आवाज़ फिर दोबारा आती है, तो एक्चुअली वो 2D कवर कर लेता है, 2D, एक डिस्टेंस जाने की और एक डिस्टेंस वापस आने की, तो 2D कवर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2D हो जाता है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इज v है, जो कि 340 मीटर पर सेकंड है, आगे जाके इसकी वैल्यू लगाएंगे, और टाइम कितना है 1/10 सेकंड है, यानी सेकंड का 10वां हिस्सा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 17 मीटर हमारे पास इसका आंसर आता है, ठीक है, ये वाली चीज़ देखिएगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड 340 मीटर पर सेकंड है, तो उस फार्मूले के अंदर लगा दे डिस्टेंस आपके पास, ये फार्मूला वैसे ये होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू VT फार्मूला होता है। अब डिस्टेंस 2D के बराबर है, V 340 है और T 1/10 है। तो इस तरह से ये D2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो 17 मीटर का आंसर आना चाहिए, आंसर आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सरफेस जिस सरफेस से आवाज़ टकरा के आपके पास वापस आती है, वो सरफेस आपके पास 17 मीटर के फासले पे होना चाहिए। यानी आपको अगर अपनी आवाज़ सुननी है, ताली की, अपनी ताली की, या जो आवाज़ निकालते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, अगर आपने दोबारा सुननी है उस आवाज़ को, तो जो सरफेस, जिस सरफेस से वो आवाज़ जाके टकराएगी और वापस आप तक आएगी, तो उसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 17 मीटर। 17 मीटर से ज़्यादा है तो आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देगी, 17 मीटर से कम है तो फिर आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वो आवाज़ जल्दी वापस आती है दोबारा, और वो आपकी आवाज़ के साथ मिल जाती है। देखिए कमरों में हम बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, हमें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती दोबारा, या कोई और बंदा बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ भी दोबारा नहीं सुनाई देती। उसकी वजह ये कि कमरे छोटे होते हैं, वॉल्स आपके पास करीब करीब होते हैं, 17 मीटर पे कोई वॉल नहीं होता, दूर नहीं होता इतना, तो बहुत बड़ा हॉल अगर होगा तो उसमें ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ दोबारा मिलती है और हमें अपनी आवाज़ दोबारा नहीं सुनाई देती, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गई किस चीज़ की, यानी इसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड, डिस्टेंस कितना होना चाहिए अगर हम अपनी इको को सुनना चाहते हैं, गूंज को, अपनी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए, और टाइम कितना 1/10 ऑफ अ सेकंड, यानी सेकंड का 10वां हिस्सा टाइम होना चाहिए, तब जाके हम अपनी आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्वालिटी है, या जिसको हम टेम्बर भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी देखें, क्वालिटी और टेम्बर, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर एक हॉल के अंदर वायलिन भी बजाया जा रहा है, फ्लूट भी बजाया जा रहा है, और गिटार भी बजाया जा रहा है, तो आपको इस चीज़ में मुश्किल नहीं होती कि कौन सी साउंड गिटार की है, कौन सी साउंड वायलिन की है, और कौन सी साउंड जो है वो फ्लूट की है, आपको इसके पहचान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब वो प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, या वो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसकी मदद से एक ही लाउडनेस और पिच वाली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज़ें, जिसका पिच और लाउडनेस सेम हो, आप उसके अंदर उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं, उसमें तमीज़ कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्वालिटी और टेम्बर कहते हैं। यानी एक ही पिच और लाउडनेस वाली वो आवाज़ें जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से निकल रही है, उसके अंदर फ़र्क जो आप करते हैं वो क्वालिटी ऑफ टेम्बर की मदद से कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं क्वालिटी, कि एक ही पिच है, एक ही लाउडनेस है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली आवाज़ डिफरेंट होती है, उसकी क्वालिटी की वजह से डिफरेंट होती है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ अब देखें, इसमें मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, ठीक है, ये वाली, इसमें आप ये देखिए मिसाल के तौर पे ये ट्यूनिंग फोर्क है, तो इसकी वेव कुछ इस तरह से बन जाती है।
अब आप ये देखें कि उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा, उसकी लाउडनेस सेम होगी, लेकिन चूँकि जो इसके अंदर एक यानी वेव्स के अंदर एक ख़ास किस्म का एक ऑर्डर होता है। अब ये देखिए कि ट्यूनिंग फोर्क से जो वेव बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है, ठीक है, सिंपल फंडामेंटल इसको हम कहते हैं इसको। और दूसरी जो मिसाल के फ्लूट से जो निकलती है वो जो फंडामेंटल वेव है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, वो उसके अंदर छोटी छोटी फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं, एक ख़ास ऑर्डर से होती है, ठीक है। ये म्यूज़िकल साउंड्स की फीचर्स हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास हॉर्न देखते हैं तो उसमें भी देखिए एक ख़ास ऑर्डर है, ठीक है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के ख़ास ऑर्डर है, ठीक है। और इसकी मदद से आप उसके अंदर इसकी आवाज़ जो है वो डिफरेंट होती है, उसके अंदर पहचान कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। एक चीज़ और है, मिसाल के तौर पे आपके घर में अगर कोई बंदा आता है नॉकिंग करता है तो आप पूछते हैं अंदर से आप कौन, तो वो कहते हैं मैं। अब मैं का मतलब ये है कि वो घर का कोई बंदा, अगर कोई बेटा है आपका, भाई है, बहन है, कोई भी है, तो आप उसको बगैर ही पूछे कि आप कौन, मतलब उससे दोबारा ही नहीं पूछते, क्योंकि आपने उसको आवाज़ से, बगैर देखे आपने उसको आवाज़ से पहचान लिया और आप दरवाज़ा खोल देते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं हूँ। मैं का मतलब ये कि आपने उसको आवाज़ से पहचान लिया, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन आपने आवाज़ से पहचान लिया और फ़ौरन दरवाज़ा खोल देते हैं। लेकिन अगर आप कोई अजनबी आदमी है तो वो मैं नहीं बोलेगा, वो नाम बोलेगा, इसलिए कि उसको पता है कि उनकी आवाज़ आपके लिए शनासा नहीं है, आप उसकी आवाज़ पहले से आपकी शनासाई नहीं है। तो अगर वो मैं बोल लेता है तो फिर आपको समझ नहीं आता कि आप कौन, अगेन उससे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आवाज़ें होती हैं, अगर कोई बच्चा रो रहा है तो हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि बच्चा रो रहा है, कोई बड़ा आदमी हंस रहा है तो भी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि बड़ा आदमी बात कर रहा होता है। तो ये सारे क्वालिटी ऑफ द साउंड है जिसकी मदद से आप डिफरेंट आवाज़ों में तमीज़ कर सकते हैं, म्यूज़िकल साउंड्स में, नॉइस में, ठीक है, इन चीज़ों में आप तमीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम किसी और दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।